नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं मनीष डंगवाल और मेरे साथ आज जो मौजूद हैं वो हैं राजकीय शिक्षक संगठन के अध्यक्ष राम सिंह चौहान। और बड़ी जीत दर्ज कर राम सिंह चौहान जो है वो शिक्षक संगठन के अध्यक्ष बने और सबसे बड़ा संगठन भी ये उत्तराखंड में है कर्मचारियों को अगर देखा जाए। और बड़ी उम्मीदें शिक्षकों को अब राजकीय शिक्षक संगठन से हैं, क्योंकि काफी सालों से जो मांगे पूरी नहीं हुई थी शिक्षकों की, वो अब जाकर उम्मीदें शिक्षकों को पूरी तरीके से हैं। चौहान जी, सबसे पहले तो आपको जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी प्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मनीष जी आपका। किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि बड़ी आशाएं शिक्षकों को अब आपसे हैं, क्योंकि उत्तराखंड की बात करें तो सबसे बड़ा जो है वो संघ भी आपका है, सबसे ज्यादा कर्मचारी भी आपके विभाग में है, तो बड़ी उम्मीदें उनको हैं कि जो मांगे पिछले कुछ सालों में नहीं हो पाई हैं वो अब जाकर पूरी होंगी। तो क्या कुछ प्राथमिकता से अब उस पर आप होमवर्क कर रहे हैं? मैं तो पहले अपने उत्तराखंड के सभी शिक्षक साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने एक विशाल जीत, मुझे एक बहुत ही विशाल जीत दी है, जिसके लिए मैं हृदय से उनका आभारी हूं। और जो उम्मीद वो मेरे से पाले हैं, मैं प्रयास करूंगा कि उन पे खरा उतरूं। और मुझे विश्वास है कि मैं निश्चित रूप से खरा उतरूंगा, क्योंकि विगत 6 सालों से शिक्षक जो विभागीय कार्य प्रणाली है उससे बहुत दुखी है। 6 साल से वो बिना पदोन्नति, स्थानांतरण में विसंगतियों के, मैंने बहुत सारे मुद्दे हैं कि जो जबरदस्ती, जिनमें जटिलताएं पैदा की गई, जो बहुत आसानी से हल हो सकते थे। तो मेरा प्रयास, मेरी तो हर मांग प्राथमिकता से है, चाहे वो पदोन्नति हो, चाहे वो 100% स्थानांतरण की बात हो, चाहे यात्रा अवकाश हो। यात्रा अवकाश तो माननीय मंत्री जी ने पहले परसों स्पष्ट कह दिया कि मैं उसे दूंगा। शायद संभवतः आज महानिदेशक जी उसका फिलहाल अस्थायी आदेश भी निकाल देंगे, जहां तक मेरा मानना है। और भी हैं, एकल दंपति है हमारा, उसे स्थानांतरण में सीधी छूट नहीं दी गई है, बल्कि पहले उसे स्थानांतरण किया जाएगा। कोटिकरण हमारा बहुत गलत है। हमारा मानना है कि जो पुरानी तरह से जो कोटिकरण था, 2 भागों में ABC और DEF, उसी तरह किया जाए। बहुत से विद्यालयों को कोटिकरण भी बहुत गलत किया गया है। मैंने मन मर्जी से जिसे सुगम बना दिया, मन मर्जी से दुर्गम बना दिया, तो उसे भी सही किया जाएगा। और मेन मुद्दा तो ये जो हमारे नवयुवक हैं, जो पेंशन बहाली का जो मुद्दा है, मेरे विचार है कि मैं शिक्षक संगठनों को इकट्ठा कर प्रदेश सरकार पे इसके लिए दबाव बनाऊंगा। बहुत जल्दी हमारी एक बैठक भी इस मुद्दे पे होने वाली है। और बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे, जैसे जो फिजिकल के लोग हैं, उन्हें मूल विषय, एक तरफ तो हम बहुत स्वास्थ्य शिक्षा की बात कर रहे हैं, और आज वो मूल विषय में नहीं, तो बहुत गलत बात है। कला के लोग हैं, कहते हैं कि कला जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, और वो कला विषय को आज बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, वो मूल विषय में सम्मिलित नहीं है। संगीत है, वाणिज्य है, बहुत सारे विषयों को बिल्कुल हाशिए में रखा गया है। वेतन विसंगतियां हैं। और एक सबसे मुख्य मुद्दा है जो परसों हमने बैठक में रखा था, कि जो हमारे 5400 के साथी हैं और उन्हें राजपत्रित घोषित किया जाए, उसके पीछे तर्क ये था कि ये अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं हमें राजपत्रित मानते हैं, क्योंकि जो हमारा बोनस हमें मिलता था वो हमें अब नहीं मिलता है। ये तो हमें बोनस दें या हमें राजपत्रित घोषित करें, तो इनकी बहुत सारी, एक तो इनका किसी तरह का सरकार को आर्थिक व्यय उस पर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो शिक्षक हैं हमारे, उस जो वेतनमान है उसे ले रहे हैं, तो कोई व्यय भार तो पड़ेगा नहीं। इनकी और सारी सुविधाएं, आज DDO के लिए शिक्षक को कम से कम 20 और 30 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, वो सारे जो दुविधाएं वो समाप्त हो जाएंगी। मैंने लगभग हमारा 32 बिंदुओं का मांग पत्र था, उसमें बहुत सारी चीजें जो मैं बहुत सब डिटेल से कह नहीं सकता हूँ। तो मेरी प्राथमिकताएं तो सब हैं कि मैंने जितने भी मुद्दे, जो मेरी अपील थी, जो मैंने शिक्षकों से जो वादे किए हैं, मेरा प्रयास होगा कि मैं 2 वर्ष के अंदर उन्हें पूरा करूंगा, और विश्वास भी है कि मैं निश्चित रूप से उन्हें पूरा करूंगा। जिस तरह जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो बहुत सकारात्मक शिक्षकों के प्रति मुझे जो दिखे, अभी तक जो दिखे, वो स्वयं हमसे बातचीत करते हैं। हमारे सचिव भी स्वयं परसों जो मांग पत्र, जो बातचीत हमारी हुई, तो बहुत ही सकारात्मक जो रवैया था उनका। हमारे जो अपर शिक्षा सचिव थे वो बहुत सकारात्मक थे, और जो विभागीय अधिकारी थे वो भी सकारात्मक है। तो मेरे लिए से बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती। सब लोग बहुत ही सकारात्मक शिक्षकों के प्रगुणों के प्रति हैं, और मुझे विश्वास है कि हम बहुत जल्दी कुछ न कुछ रास्ता सुलझा लेंगे। क्या आपको लगता है, क्योंकि पहली बैठक ये थी जिसमें शिक्षा मंत्री के साथ शिक्षा विभाग के अधिकारी थे,
और एक टेबल पर जो शिक्षक संगठन था वो भी पूरा वहां पर मौजूद था। क्या आपको लगता है कि जो परसों की बैठक हुई है, 32 मांगों के लगभग आप कह रहे हैं कि सहमति बनी है, 32 मांगों में से वो कौन सी बड़ी मांगे थी, और क्या आपको लगता है कि उनमें जल्दी से जो है वो आदेश जारी होने वाले हैं, ताकि क्योंकि शिक्षक भी इस पर नजर लगाए हुए हैं, और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी कुछ शिक्षक हमसे भी बातचीत कर रहे थे, उनका यही कहना था कि बैठक का एजेंडा तो आया कि किन किन बिंदुओं पर सहमति बनी है, लेकिन ये पूरी तरीके से बाहर नहीं आया भी कि कौन से मुद्दे जो है वो शिक्षा मंत्री ने मान लिए हैं जिन पर तत्काल आदेश होने वाले हैं कुछ दिनों में। असली में मेरे कुछ शिक्षक साथी हैं जिन्हें बहुत जल्दी रहती है हर चीज की, और वो उस जल्दी उनकी बेसब्री ही कभी कभी हमारे लिए बहुत घातक हो जाती है। मुद्दों पे बात हुई और कुछ नीतिगत मामले हैं निश्चित रूप से जिन पर शासन में बातचीत की जाएगी। और जो सचिव विद्यालय शिक्षा हैं डॉक्टर रमन जी, तो उन्होंने अभी मेरे को और महामंत्री जी को बुलाया है। प्रत्येक जो बिंदु हमारा था उस पे पूरा उसका पूरा विश्लेषण कर विवेचन कर एक एक करके अलग लाने के लिए हमें कहा है। और उसके बाद जिन पे समिति, कुछ बिंदु ऐसे हैं जिन पे समिति का गठन होगा, जिनमें कार्मिक विभाग की सहमति भी है, वित्त विभाग की सहमति होनी जरूरी है, तो उन्हें उस स्तर पर सुलझाया जाएगा। लेकिन जो मुख्यतः जो हमारे सचिव स्तर के हैं या जो माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो तत्काल जो किए जाएंगे, एक तो सबसे पहले मैं यात्रा अवकाश कहूंगा कि बहुत जल्दी उसका आदेश निकल जाएगा। दूसरा, जो शिक्षकों को बहुत दिनों से एक मांग होती थी कि हर स्तर के चुनाव में सबको मत देने का अधिकार दिया जाए, उसका आदेश भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तीसरा, जो सबसे जटिल मुद्दा है पदोन्नति का, वो पदोन्नति का मुद्दा लगभग मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 75% पे हम वो मुद्दा सुलझाया गया है। थोड़ा बहुत जो रह गया है बहुत जल्दी हम मिलकर उससे सुलझा लेंगे, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम निश्चित रूप से सुलझाएंगे तो पदोन्नति में हमारी बहुत जल्दी हो जाएंगे, जिसमें स्वयं शिक्षा मंत्री जी की सक्रियता भी बहुत ज्यादा है, हमारे विभागीय अधिकारियों की सक्रियता भी बहुत ज्यादा है। मैं सबसे बड़ी बात ये बोलूँ कि हमारी जो निदेशालय में जो इस समय टीम है वो बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही ऊर्जावान है, जो मुझे लगा अभी तक। मैं व्यक्तिगत तौर पर सभी को जानता हूँ, उनकी कार्यशैली भी मैं पहचानता हूँ, और जिस तरह सहयोगात्मक रूप से वो लोग निरंतर कहीं ना कहीं संगठन को विश्वास में लेके हर बात पे उनसे बातचीत कर रहे हैं, हर बात पे उन्हें जितने भी उसके तथ्य हैं उन तथ्यों को जुटाने की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा जो जटिल मुद्दे हैं हम उन्हें बहुत आसानी से सुलझा देंगे। और मुझे विश्वास है कि अभी देखते रहना, इतने जल्दी मैं होता हूँ, अभी 1 महीना हमारी कार्यकारिणी को नहीं हुआ है, और जितने भी स्थानांतरण विसंगतियां थी उनकी बहुत सारी सुलझा दी गई हैं। या आपका जो अटल उत्कृष्ट से पहले बात हुई थी कि जिसका रिजल्ट खराब रहेगा उसकी प्रतिकूल प्रविष्टि की जाएगी, वो कुछ नहीं होगा। उनको ईएल पहले एक आदेश निकला था कि जब तक आपका रिजल्ट ठीक नहीं होगा आपको ईएल नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं, उनके ईएल के आदेश भी हो गए हैं। बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी, मैंने जिस सकारात्मकता से आज विभाग संगठन का सहयोग कर रहा है, काम कर रहा है, तो मैं नहीं समझता हूँ कोई जटिलता रहेगी। और जो मेरे तो उनसे भी अपील है, उन शिक्षक साथियों से अपील है जिनको ऐसी बेसब्री रहती है, जिनका काम कुछ का, तो मैं समझता हूँ जब संगठन है तो सोशल मीडिया पे अनर्गल टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं है। अगर संगठन काम नहीं कर रहा है, अगर संगठन किसी काम में पीछे है या किसी बात, किसी शिक्षक की बात नहीं सुन रहा है, तो तब तो चलो उचित है। लेकिन जब संगठन रात दिन एकजुटता से एकजुट होके काम कर रहा है, उसके बावजूद भी निरंतर तरह तरह के प्रश्न उठाना, मैं समझता हूँ बहुत ही गलत बात है। और मैं जो आज तक समझा हूँ, जो ये 6 साल तक जो ये बुरी स्थिति संगठन की हुई, क्योंकि संगठन 6 साल तक केवल सोशल मीडिया पे चला है, एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोपण के अलावा कुछ नहीं हुआ, पूरी कार्यकारिणी कभी एकजुट दिखाई नहीं दी। सबसे पहले तो मैं इनको अपने साथियों को बता दूं कि पहली बार 6 साल में पूरी जनपद कार्यकारिणी, दोनों मंडल कार्यकारिणी और प्रांतीय कार्यकारिणी अपने पूरे शिक्षा विभाग के जो मुखिया हैं, चाहे हमारे सचिव साहब हों, चाहे हमारे माननीय मंत्री जी हों, या हमारे अपर सचिव हों, या जो शिक्षा अधिकारी हैं, सबसे प्रत्यक्ष रूप से रूबरू हुई है। तो ये बहुत बड़ी बात है और एक बहुत अच्छा संकेत भी संगठन के लिए कि हमारा जो संगठन आज एकजुट है, और वो एकजुटता से अपने प्रांतीय कार्यकारिणी के साथ सहयोगात्मक रूप में, तो निश्चित रूप से उसके प्रतिफल भी बहुत अच्छे होंगे, उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। मेरे शिक्षकों को इसको लिए सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अगर इंतजार करेंगे, सहयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम उन्हें बहुत कुछ
ऐसी मांगे हैं जो कभी उन्होंने सोची भी नहीं होंगी। निश्चित रूप से उनको पूरी की जाएंगी और उन्हें गर्व होगा कि हम राजकीय शिक्षक संगठन के सदस्य हैं। तो मैं इन्हीं बातों को फिर से निवेदन करूंगा अपने साथियों से कि थोड़ा सब्र रखें। एक सवाल ये है कि प्रमोशन के मामले को लेकर जब मैंने भी कई शिक्षकों से बात की जो अलग अलग कोर्ट गए हैं, आप कह रहे हैं कि कुछ 75% तक ये लगभग सुलझा लिया गया है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बहुत पहले एक बैठक ली थी कुछ महीने पहले, और उसमें उन्होंने उन शिक्षकों के साथ ही बैठक की थी जिन शिक्षकों के साथ कुछ दिन पहले विभाग की बैठक हुई। उसमें उन्होंने सभी शिक्षकों से अपील की थी कि आप कोर्ट केस वापस ले लीजिए, हम विभाग तत्काल प्रमोशन करने के लिए तैयार है। लेकिन शिक्षा मंत्री की जब शिक्षक नहीं सुन रहे हैं, आपको कितनी उम्मीद है कि अब राजकीय शिक्षक संगठन में नए पदाधिकारी आ गए हैं, आप अध्यक्ष चुने गए, तो आपकी बात का वो समर्थन करेंगे और अपने कोर्ट केस वापस लेंगे? असल में बात तो ये है कि लोग कर रहे हैं, कोर्ट तो कोई है ही नहीं। कोर्ट केवल एक मुकेश बोगना जी हैं और कोर्ट तो विभाग गया है। आज के दिन में आप देखें तो कोर्ट कायदे से विभाग ही गया है। वो लोग मैं 70% इसलिए दावा कर रहा हूँ कि मैंने परसों सभी लोगों से बातचीत की है और उन्होंने बहुत ही सहयोगात्मक ढंग से किया है कि जो आपका निर्णय होगा बहुत उचित होगा। जो कुछ बातें थी निश्चित जो गलत है तो उसका तो मैं भी विरोध करता हूँ। जो गलत चीजें हैं वो विभाग ने कभी सुलझाने का प्रयास ही नहीं किया। अगर विभाग उन गलत बातों को सुलझा देता तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि शिक्षक को कोर्ट जाने का कोई न तो शौक है, वो इतना पैसा खर्च कर रहा है, क्यों जाएगा वो कोर्ट? वो रात दिन क्या उसे प्रमोशन नहीं चाहिए? जो लोग कोर्ट गए उन सबके नाम प्रमोशन में, क्या वो नहीं चाहते मेरे समय से प्रमोशन? मैं स्वयं अपने आप में एक उदाहरण है कि मेरी सेवा 33 साल हो गई, मैं प्रवक्ता पद पे लगा और मेरे साथी अधिकांश साथी आज प्रधानाचार्य के पद में, क्योंकि मैं जब पहले प्रधानाचार्य था, पहले मैं जब अध्यक्ष था तो उस समय बहुत सारी पदोन्नतियां हुई, लेकिन मैं छूट गया। मैं पीछे, मेरी लिस्ट पीछे निकली, मैं छूट गया और तब से मैं ऐसे कैसे हूँ? क्या मुझे पदोन्नति नहीं चाहिए? या मेरे जो साथी हैं उनके सबके नाम सब चाहते हैं, लेकिन विभाग ने बहुत छोटी छोटी बातों को जो बहुत आसानी से सुलझाई जा सकती थी उन्हें हमेशा इग्नोर किया है। उन्होंने कभी प्रयास ही नहीं किया है कि इन लोगों से बातचीत की जाए जो कोर्ट गए हैं, इन लोगों की जो तथ्य हैं उन्हें सुना जाए और उन पे कार्य किया जाए। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आज पदोन्नतियां उलझी हैं तो उसमें कोर्ट गए जितने भी साथी हैं वो दोषी बिल्कुल भी दोषी नहीं है। पूर्णतः उसमें मेरा विभाग दोषी है कि जो उनकी जो हठ धर्मिता कहूं मैं, या एक उन्होंने कभी बहुत ज्यादा, या उन पर कोई दबाव नहीं था, संगठन रूपी दबाव नहीं था, या कुछ न कुछ तो था, मानी कुछ न कुछ गड़बड़ था। जहां तक मैं समझाऊं, जहां तक मैं आजकल जो लगातार मेरी कार्यकारिणी इस पे बातचीत कर रही है, तथ्यों को जुटा रही है, तो हम तो इस निष्कर्ष से पहुंचे। मैं आज की बात कर रहा हूँ। अगर जो ट्रिब्यूनल का फैसला, ट्रिब्यूनल ने कहा है कि सरकार शासन उससे क्या करे, इनकी तय करे, इनके निर्णय दे, तो अगर शासन कल निर्णय देता, अगर सचिव साहब कल उसे निर्णय दे देते तो परसों प्रमोशन हो जाएगा। मैं तो दावे के साथ बोल रहा हूँ। जब विश्वास आदेश है उसमें एक ही बात, तो उसी तो पदोन्नति रुकी हुई है। लेक्चरर की पदोन्नति रुकने का क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं। एक छोटी सी बात लिखी कि इनके तय किया जाए। कोई जरूर थोड़ी किसी पक्ष में निर्णय दो, आप सीधा निर्णय दे दो कि ये गलत है, कह दो कि दोनों पक्ष गलत हैं, या किसी एक पक्ष के उसमें निर्णय दे दो। निर्णय तो देने पड़ेगा ना। अगर मैं निर्णय देने से बच रहा हूं तो शिक्षक कहीं ना कहीं जाएगा कोर्ट, मुझे देना पड़ेगा ना। मैं कुछ तो दूं, निर्णय क्यों नहीं दे रहा हूं? सबसे बड़ी दिक्कत है कि पिछली बार भी ट्रिब्यूनल ने कहा था 3 महीने के अंदर आप निर्णय दे, लेकिन कुछ नहीं किया गया, उल्टा ये लोग कोर्ट चले गए। क्या मतलब होता है कोर्ट जाने का? आप उसमें कुछ तो निर्णय दो, नकारात्मक दो, लेकिन दो। आज फिर जो हमारे पदोन्नति के साथ वो कोर्ट वहां ट्रिब्यूनल में गए, ट्रिब्यूनल ने फिर लिखा है कि 2 महीने के अंदर आप इसमें निर्णय दें। तो मैंने परसों की जो बैठक हुई थी स्पष्ट रूप से अपने जो निदेशक हैं, जो अपने अपर सचिव हैं, जो हमारे सचिव हैं, उनसे कहा चाहे आप कुछ भी दें, आप इस पे आख्या लिखें, आप इनके पक्ष में निर्णय करें और हमारे बहुत जल्दी क्या होगी, पदोन्नति का रास्ता खुल जाएगा। तो वो दोषी नहीं है, बल्कि मैं तो मानता हूँ विभाग दोषी है, जबरदस्ती उलझाया गया पदोन्नति के मुद्दे को। अच्छा, एक मामला ये है कि अटल उत्कृष्ट स्कूलों का बड़ा तेजी से जो है वो मामला उठा है, और जब से सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया तब से कई सवाल अटल उत्कृष्ट स्कूलों पर भी उठे कि रिजल्ट खराब हो गया। इस तरीके से काफी पीछे जो है वो उत्तराखंड बोर्ड के जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे थे, सीबीएसई बोर्ड की तुलना में जो पहले से प्राइवेट स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों की बात करें, क्या आपको लगता है विभाग की तरफ से भी और शिक्षक संगठन की तरफ से भी एक मांग उठ रही है कि जो अटल उत्कृष्ट स्कूल हैं
उनको वापस उत्तराखंड बोर्ड में वापस लाया जाए। लेकिन आज मैं एक शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का एक बयान पढ़ रहा था। उनका कहना था कि उन्होंने पहाड़ के बच्चों के पलायन रोकने के लेकर, ताकि जो अभिभावक हैं वो पलायन न करें, इसलिए ये अटल उत्कृष्ट स्कूल खोले थे। इसलिए इसमें सुधार की गुंजाइश, इसमें सुधार किया जाना चाहिए। आप किस तरीके से इसे देखते हैं? मेरा तो अपना ये मानना है, मैं जो अपने अनुभव हूँ वो शेयर कर रहा हूँ कि जब हमारे चुनाव हो रहे थे, मैं चुनाव प्रचार में गया तो मैं वहाँ खटीमा में एक विद्यालय उसमें गया तो उन लोगों ने मुझे घुसने नहीं दिया। वो अटल उत्कृष्ट विद्यालय था। उन्होंने कहा किस बात का संगठन है जहाँ मनमाने आदेश थोपे जा रहे हैं, हमारी बात नहीं सुनी जा रही। दो मानक इस पे बनाए गए, तो इस पे चलो क्या पता जो हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री जी हैं, माननीय अरविंद पांडे जी हैं, उनकी सोच बहुत अच्छी रही हो, क्या पता बहुत ऊंची रही हो। लेकिन इसमें जहां तक मेरा मानना है कि इस पे बहुत ही बृहद रूप से विचार किया जाना चाहिए था। आपस में बैठ के कुछ शिक्षकों के साथ भी, शिक्षक संगठनों के साथ और अपने पूरे विभागीय अधिकारियों के साथ इसमें बहुत तगड़ा होमवर्क की जरूरत है। आज स्थिति देखो, शिक्षक भी वही है, बच्चा भी वही है, परिस्थितियां भी वही है। तो ऐसी कौन सी सजीवनी है कि जो बच्चा अलग हो जाएगा, या ऐसे क्या हो जाएगा कि जो शिक्षक अटल उत्कृष्ट में जाएगा वो अलग से हो जाएगा? है तो सब एक जैसी चयन प्रक्रिया से आए हैं। जो अटल उत्कृष्ट में जो शिक्षक है उसकी चयन प्रक्रिया वही थी जो हमारे उत्तराखंड बोर्ड के शिक्षक हैं। जो अटल स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है उसका जो सामाजिक स्तर हुआ, आर्थिक स्तर हुआ, मानसिक स्तर है, बिल्कुल वही है जो हमारे क्या सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले के बच्चे का है। तो इनमें अलग कैसे हो जाएगा, ये समझ से परे है। ठीक है, मेरा तो अपना व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि देखो, किसी प्रदेश की जो पहचान होती है उसकी शिक्षा होती है। शिक्षा से ही प्रदेश की पहचान होती है। और हम एक छोटा सा, इतना छोटा सा प्रदेश होने हैं हम, और हम एक बहुत छोटा सा बहुत अच्छा बोर्ड नहीं बना पा रहे हैं। मैं दूसरे बोर्ड को, अपने बोर्ड के स्कूलों को दे रहा हूँ। तो ये मैं व्यक्तिगत तौर पे तो मुझे बहुत ये महसूस हो रहा है कि अब निर्णय क्या सोच के उन्होंने लिया, मैं उसका विरोध तो नहीं कर सकता हूँ। क्या सोच के लिए, क्या पता उनके उसके पीछे बहुत अच्छी सोच रही हो है। लेकिन आज धरातल में शून्य है और हम बहुत सफर कर रहे हैं अटल उत्कृष्ट वजह से। आप देखो कितना भ्रांतियां हैं उसमें। जो चयन होगी, जो शिक्षक आया उसके मानक अलग हैं, जो पहले से जो शिक्षक है उसके मानक अलग है। अगर उसके मानक अलग हैं तो उसे वहां से हटाया क्यों नहीं जा रहा? उसे क्यों विकल्प नहीं मांगा गया है? क्यों उसे दूसरे विद्यालय में नहीं भेजा गया? किसी के ट्रांसफर हो रहे हैं, किसी के नहीं हो रहे हैं। ये कौन सा मानक होते हैं? किसी अब एक ही स्थितियां वहां बच्चे को क्या घर रोका गया, मैं उसका विरोध नहीं करूँ। ठीक है, रोका गया ना, आपने कहा पढ़ाओ बच्चे को, टीचर ने पढ़ाएगा। एक ही बच्चा एक ही है, एक ही घर में पैदा हुआ है। एक बच्चे को इतनी सारी सुविधाएं दे रही कि आपने शिक्षक को रो दिया गर्मी की छुट्टी में, दूसरा बच्चा अंक सुधार दे रहा है, वो तो बिना पढ़े हुए दे रहा है ना। यहाँ हमारे बोर्ड में अंक सुधार परीक्षा हो रही, उसके लिए क्यों तैयारी नहीं की गई? ये दो तरह के मानक हो रहे हैं। तो जिसमें मैं नहीं समझता हूँ कि जो शिक्षा व्यवस्था उत्तराखंड की है वो बहुत सही चलेगी या बहुत मजबूत होगी। इससे एक बिखराव की स्थिति रहेगी, और है ही बिखराव की स्थिति है। आप अगर अटल उत्कृष्ट के जो कुछ शिक्षकों को छोड़ दें, कुछ तो उनका ये है कि जो देहरादून वाले हैं वो सोच रहा होगा मैं अटल उत्कृष्ट के नाम पे कम से कम ही रह जाऊं। जहां तक मेरी सोच है, बुरा लगे तो लगे, जिसे लगे मुझे कोई गुरेज नहीं है। किसी का अच्छा लगे बुरा लगे, जो दो चार लिख रहे हैं कि नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ये है, हाँ तो अच्छी बात है, तो मैं तो समझता हूँ ट्रांसफर प्रक्रिया करो ना। यहाँ भी बिल्कुल हर साल स्थानांतरण होने, जिनके बहुत अंक हो गए उन्हें भी करो। तो देखो उस दिन ये सब बोलने लगे गलत प्रक्रिया है। तो ये दो मानक। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि जो अटल उत्कृष्ट स्कूलों में जो शिक्षक गए तो सुगम के चक्कर से चले गए, लेकिन जब रिजल्ट खराब रहा, कुछ टीचरों को लगा कि अब उनके बस की शायद पढ़ाना इंग्लिश मीडियम में नहीं है, इस वजह से उन्होंने अनुरोध के आधार पर ट्रांसफर करवा दिए अपने, और ट्रांसफर में हुए भी। और कई स्कूलों की स्थिति तो आज ये है कि वहां पर शिक्षक नहीं है अटल उत्कृष्ट स्कूलों में, और व्यवस्था वहां पर पढ़ाई की बन नहीं पा रही है। शिक्षक संगठन ने भी इस मुद्दे को अभी तक उठाया नहीं कि वास्तव में ऐसे स्कूलों में शिक्षक, क्योंकि वहां पे तो अगर टीचर का नियुक्ति भी होती है तो स्क्रीनिंग से होके जाएगी। अब वहां पर शिक्षक जो है, एक शिक्षक कई सब्जेक्टों को पढ़ा रहे हैं, अतिरिक्त सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। इस पर भी शिक्षक संगठन ने मुद्दा नहीं उठाया। केवल बोर्ड को अलग कर देना ही एक सॉल्यूशन है, या वास्तव में तब तक जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं उनको शिक्षक मिले, इसको भी मुद्दा उठाना चाहिए।
हाँ, जहाँ तक मेरा मानना है, अगर अंग्रेजी की बात मैं करूं, अगर आपको बच्चे को अंग्रेजी पढ़ानी थी या इस तरह की कोई व्यवस्था करनी थी, सोच थी, तो वो एक से शुरू करना चाहता मैं, या 6 से कम मैं समझता एक से शुरू अगर हम करें तो बच्चा सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ेगा तो निश्चित रूप से जो व्यवस्थाएं हमारी बहुत सुधरेंगी। और शिक्षक मैं जहाँ तक मैं आज वर्तमान, पहले क्या हुआ मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन वर्तमान की मैं बात करूं तो जिस तरह सरकार भी सक्रिय है, शासन सक्रिय है, विभाग भी सक्रिय है, तो शिक्षकों की कमी तो बहुत जल्दी पूरी कर दी जाएगी। परसों माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जैसे अवगत भी कराया कि हम फिलहाल केवल उसी स्तर पर, मानी प्रधानाचार्य हमारे जो रिटायर्ड टीचर हैं उनको ऐसी व्यवस्थाओं के लिए रख सकता है, उसे अधिकार दे दिया जाएगा। या जिस तरह कभी कोई छुट्टी चले जाता है तो जो स्थानीय जो हमारा बच्चा पढ़ा लिखा बच्चा होगा तो वहाँ पे उस दिक्कत को दूर किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ जिस तरह आज सरकार सोच रही है, और कम से कम जो शिक्षा मंत्री जिस तरह बहुत पॉजिटिव, मैं व्यक्तिगत तौर पे कह सकता हूँ कि आज वो बहुत सकारात्मक है छात्रों के प्रति भी, शिक्षकों के प्रति भी। जितने जितने दिन हम आजकल उनसे मिले हैं तो मैं समझता हूँ कि वो शिक्षकों की दूरी को बहुत जल्दी कमी। एक सवाल ये है कि ट्रांसफर एक्ट को लेकर फिर से सवाल उठ रहे हैं। कुछ शिक्षकों का कहना है कि ट्रांसफर प्रक्रिया अपनाई गई, फिर उसमें जो है उस संशोधन को लेकर प्रस्ताव मांगे गए, अभी तक उनका निस्तारण हुआ नहीं है। कुछ जगह डाइट और एससीईआरटी में पद खाली नहीं दिखाए गए थे, वहां पर शिक्षकों के ट्रांसफर हो गए। ये तो ट्रांसफर एक्ट का खुला उल्लंघन है। और सबसे बड़ा सवाल एक ये भी है कि जब देखा जाता है कि एक्ट में कहीं ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई ट्रांसफर नहीं लेना चाह रहा हो, अगर वो ट्रांसफर के दायरे में आ रहा है तो उसका ट्रांसफर होता है। यानी अगर सरकार किसी डीएम का ट्रांसफर कर रही है तो सरकार एक तरफ दूसरा आदेश ये नहीं निकालती है कि हाँ कोई डीएम अगर नहीं जाना चाह रहा है, कोई आईएएस अधिकारी अगर कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाह रहा है तो वो अपनी जगह बना रह सकता है। लेकिन शिक्षा विभाग में ही ये पॉलिसी क्यों? अगर सब दायरे में आ रहे हैं, ट्रांसफर एक्ट का अगर आप पालन कर रहे हैं तो सभी शिक्षकों का ट्रांसफर होना चाहिए जो दायरे में आ रहे हैं, तब इस तरीके की शिकायतें नहीं आएंगी। निश्चित रूप से कठिन सवाल है, इस पर बोलना बहुत कठिन है, क्योंकि लगभग हमारे जो 13 जनपद हैं, 13 जनपद की जो कार्यकारिणियां हैं, उन्होंने स्वयं कहा था कि दुर्गम के शिक्षकों को छूट दी जाए। अब इसमें मैं क्या बोलूं, मैं कह नहीं सकता हूं। कहीं न कहीं सरकार ने भी शिथिलता बरती है और उसकी वजह से कहीं न कहीं आज हमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, और जो प्रत्यक्ष देखी भी रही डाइट और एसआरटी में जो लोग कह रहे हैं कि पद नहीं दिखाए गए खाली, तो बिल्कुल झूठा आरोप है, बहुत गलत मैं कह सकता हूं कि इस समय जो ट्रांसफर हुए, बहुत सारे साथियों के डाइट से ट्रांसफर हुए, अन्य डाइटों में भी ट्रांसफर हुए, तो ये मैं कैसे मान सकता हूँ कि डाइट में पद नहीं दिखाए गए? अगर डाइट में पद नहीं दिखाए गए तो ट्रांसफर कैसे हो गए? ये तो अनिवार्य स्थानांतरण में हुए, तो ये तो बिल्कुल झूठा आरोप है। और इस तरह जब दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम स्वयं ही अपने विभाग को कटघरे में खड़े कर लेते हैं, बिल्कुल गलत तर्कों को देकर, गलत तथ्यों को देके, और उसी से बहुत सारी जो बातें, बहुत सारी जो हमारी मांगे वो बहुत बाधित होती हैं। तो मैं बिल्कुल नकारता हूँ इसे, जिन्होंने इस तरह के आरोप लगाए। क्या पता उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ हो सकता है असल में। या दिक्कत कुछ लोगों की स्थिति ये है, वो अपने दुख से दुखी नहीं, वो दूसरे के सुख से दुखी है, और यही कारण है कि दिन पर दिन उनका ये काम केवल आरोप प्रत्यारोपण ही करना है, जो बहुत गलत बात है। इस तरह न संगठन चलेगा, न विभाग चलेगा, और जो शिक्षकों की मांगे वो भी बहुत जल्दी हल नहीं होंगी। और रही बात जो इस समय जो स्थानांतरण हुए, ठीक है, थोड़ा बहुत दिक्कतें हो जाती हैं, बहुत कम समय मिला और इतना बड़ा विभाग है, तो उसमें गलतियां होना स्वाभाविक है, हो ही जाती हैं गलतियां, लेकिन उन गलतियों को सुधार किया जा रहा है। जैसे हमारे कुमाऊं मंडल में 15% ज्यादा स्थानांतरण हुए थे, तो जो 15% से ज्यादा स्थानांतरण होते उन्हें जो बाकी थे उन्हें निरस्त कर दिया है। आप पूछ सकते हैं किसी से भी, लेकिन वहां भी दुविधा है। देखो, दो तरह की बातें हैं, हमारे शिक्षक भी दो तरह की बातें कर रहे हैं। जब उनका, जिनका अच्छी जगह हो गया, उन्होंने ज्वाइन कर दिया, कल तक सब कार्यकारिणी ने लिख के दिया था कि इनका जी बिल्कुल निरस्त होने चाहिए। आज वो कह रहे हैं नहीं जी हमें तो यहीं रहना है, तो बहुत अजीब गरीब है। कुछ साथियों ने दुर्गम का विकल्प भरा, उन्हें दुर्गम के विकल्प दे दिया गया, आज कह रहे हैं कि हम नहीं जाते हैं, जो बहुत गलत बात है। एक्ट में साफ लिखा है जब आप विकल्प दे देते हैं तो उसके बाद आपको अगर मिल गया तो आपको जाना ही पड़ेगा। अभी तो हर व्यक्ति स्थानांतरण ने ही हमारे विभाग को सबसे ज्यादा बर्बाद करते हैं। जहां तक मेरा मानना है, अगर जितनी भी मांगे हमारी बाधित हो रही हैं वो स्थानांतरण के कारण हो रही हैं, क्योंकि इस स्थानांतरण में सब ऐसे उलझे हुए हैं कि हम स्वयं में बात कर रहे हैं। जिस दिन हम जीते हैं तो रोज एक ही बात हो रही है, अजी मेरा वहां हो गया, अजी मेरा यहाँ हो गया, अजी ऐसा होना चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे अनुसार एक्ट बने, मेरे अनुसार स्थानांतरण पॉलिसी बने। तो मैं नहीं समझता हूँ इससे कभी
ये स्थानांतरण प्रक्रिया सही होगी। मेरा तो मानना है, मेरा तो भविष्य में अगर मैं जब आगे बढ़ूंगा तो मैं तो निश्चित करूंगा कि जिस तरह अन्य क्षेत्रों में है कि एक निश्चित अवधि रखी जाए और उसमें साफ कहा जाए कि आपको इतने दिन यहाँ पे रहना है, उसके बाद आपको जाना है और काउंसलिंग कर दें तो सारी विसंगतियां क्या हो जाएंगी दूर। सबसे जो मुख्य विसंगति आ रही है हमारे स्थानांतरण वो बिना काउंसलिंग के काउंसलिंग के हैं, लेकिन अब इसको लेकर मांग भी आप आगे करेंगे अगर काउंसलिंग होती। लेकिन एक सवाल ये है कि आपने जैसे पहले भी कहा कि 6 सालों में जो है वो संगठन केवल सोशल मीडिया पर चला है। क्या आपको लगता है, क्योंकि उससे पहले वाला कार्यकाल आपका था, वो कार्यकाल भी हमने देखा था और उसमें राम सिंह चौहान इस भूमिका में रहते थे कि सरकार से शिक्षकों की मांगों के लिए टकराने के लिए, लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहते थे। पिछला जो कुछ साल हमने देखे, जब से आप अध्यक्ष नहीं थे, जो पूर्व अध्यक्ष थे या पूरी कार्यकारिणी थी, कहीं पर शिक्षकों की मांगों को लेकर इस तरीके से कोई उग्र आंदोलन या जो विरोध प्रदर्शन नहीं हुए। एक उग्र विरोध प्रदर्शन हमने भी देखा था, शिक्षा निदेशालय में हुआ था, उसमें आप भी जो है वो ट्रांसफर कर दिए गए थे अध्यक्ष महामंत्री का, और आपका भी उसमें किया गया था। अब क्या आपको लगता है कि पुराने राम सिंह चौहान नजर आएंगे, या वास्तव में जब से लगता है कि सरकार ने कुछ जो है इस तरीके से शिक्षा विभाग में या जो तमाम उत्तराखंड के जो कर्मचारी संगठन उन पर कुछ पाबंदियां सी लगा दी हैं, कुछ ऐसा नजर आता है कि वो कर्मचारी आचरण नियमावली का जो हवाला दिया जाता है वो आंदोलन नहीं कर पाते हैं। लेकिन इससे पहले हमने कांग्रेस की सरकारों में देखे खूब सड़कों पर आप उतरते थे। क्या आपको लगता है कि वास्तव में संगठन की साख बचाने के लिए आप किसी हद तक भी जाएंगे? निश्चित मैं पुराना राम सिंह ही नजर आऊंगा। बिल्कुल जहां मेरी बात नहीं सुनी जाएगी, जहां मेरे शिक्षकों के हित सुरक्षित नहीं होंगे, जबरदस्ती कुछ थोपने का प्रयास किया जाएगा, तो पुराने राम सिंह से अधिक और उग्र रूप में मैं दिखाई दूंगा। मेरा टकराना कोई स्वभाव नहीं है, लेकिन मुझे अपनी जो आचरण नियमावली वो भी पता है कि मैं मेरे दायरे कितने, मेरी परिधियां कितनी है। मैं किसी सरकार का आदमी नहीं हूँ, मैं सरकार का एजेंट नहीं हूँ किसी का, मैं एक शिक्षक प्रतिनिधि हूँ। और जब तक मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मैं न कांग्रेस का आदमी हूँ, न भाजपा का आदमी हूँ, न किसी अन्य पार्टी का आदमी हूँ। मैं जो जिसकी सरकार रहेगी मैं उसका कर्मचारी हूँ, लेकिन साथ में मैं शिक्षक प्रतिनिधि हूँ और मेरा दायित्व है, मेरी नैतिकता है कि मेरे शिक्षकों की जो हित है, मेरे शिक्षकों की जो मांग है उसको सुनना पड़ेगा। अगर नहीं सुनी जाएगी तो मैं किसी भी सीमा तक आंदोलन किया, मैं तो मन से कह रखा है, खुला कह, सब सोशल मीडिया पे आया, सरकार तक भी गया कि मैं निश्चित रूप से अगर मेरी बात नहीं सुनी जाएगी तो मैं पुनः उसी रूप में आऊंगा, पुनः उसी तरह करूंगा जैसे मैं पहले था। मुझे कोई झिझक नहीं है, मुझे पता है अपनी सेवा आचरण नियमावली कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। रही संगठनों पे, अब वो संगठनों में कुछ अपने व्यक्तिगत हित रहे होंगे तब वो बैकफुट पे होंगे, लेकिन एक शिक्षक प्रतिनिधि ईमानदार से हो, अगर किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है, किसी पार्टी उसके मधुर संबंध नहीं है, तो कभी इस तरह नहीं कर सकता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ईमानदार अगर वो अपने कार्य बहुत सही ढंग से कर रहा है, जो उसके ड्यूटी है वो सही ढंग से कर रहा है, उसका निर्वाह सही ढंग से कर रहा है, तो फिर न तो कोई डरने वाली बात है न झिझकने वाली बात है। और मैं तो स्वयं ही मैं कह रहा हूँ कि अभी जब तक सकारात्मक है तो हम भी सकारात्मक हैं, जिस दिन कोई नकारात्मक हो जाएगा हम भी नकारात्मक रहेंगे। एक लास्ट सवाल ये है कि शिक्षकों के लिए क्या कुछ संदेश आपका है? चुनावी जीत के बाद कुछ के साथ संपर्क हुआ होगा, किसी से बातचीत नहीं होगी, लेकिन उम्मीदें उनकी आपसे काफी हैं। 2 साल का आप समय दे रहे हैं कि जो मांगे शिक्षकों की हैं वो 2 साल में पूरी हो जाएंगी, तो क्या कुछ उनके लिए कहेंगे? मेरा तो सबसे विनम्र निवेदन है कि थोड़ा इंतजार करें। आज उन्हें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, 1 महीने में सब जैसे सारी मांगे पूरी हो जाएंगी, जैसे मेरी जादुई छड़ी है। जब वो देख रहे हैं कि सरकार भी इतनी सकारात्मक है, विभाग सकारात्मक है, शासन हमारे सचिव बहुत ही सकारात्मक है, परसों स्वयं उन्होंने मन से कहा कि आप लोगों को मांग पत्र बहुत अच्छा है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, एक एक बिंदु पे आप पे चर्चा करूंगा। जब इतने सकारात्मक सब है और 3 महीने का समय माननीय मंत्री जी ने दिया है कि मैं 3 महीने के समय के अंतर्गत जितनी भी आपकी मांगे हैं इन पर बहुत ही विस्तृत ढंग से चर्चा करके अधिकांश मांगों को पूरा कर लूंगा। और उन्होंने कहा है कि जैसे आपकी 3 महीने के अंदर ये मांगे पूरी होती हैं तो मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी के साथ एक बहुत बड़ी मनी संगठन की वार्ता की जाएगी और जो आगे की और बातें उन पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने एक अपील जरूर की, मैं भी कर रहा हूँ अपने शिक्षकों से। मेरी जो पहली बैठक अपने प्रांत के साथ हुई थी, मैंने बहुत स्पष्ट कहा था कि आपके मांगों के लिए मैं हूँ, लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए, जिस स्तर होगा मैं तो, मेरी प्रांतीय कार्यकारिणी है, पूरे मेरे साथ है। आप केवल अपने तक ही नीत नहीं रहे, हम सब उस बच्चे
से भी कुछ, उस बच्चे के लिए भी कुछ सोचें जिस बच्चे से मेरी पहचान है, जिस बच्चे से मेरा परिवार चल रहा है, जो मेरा विद्यार्थी है, वो पूर्णतः ही निर्भर है। उसका अभिभावक भी मैं हूँ, ठीक, उसका अध्यापक भी मैं हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं मैंने स्पष्ट निर्देश अपने जनपद कार्यकारिणी को दिए कि हम रोज ही राजनीति की बात न करें, बल्कि हम महीने 2 महीने में गाहे बगाहे एक शैक्षिक उन्हें गोष्ठी करें, उस पर केवल उन छात्रों की चर्चा करें जो छात्र हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं, कि कैसे हम एक ऐसा आकर्षण पैदा करें कि हमारी छात्र संख्या बढ़े, कैसे हम एक ऐसा आकर्षण पैदा करें कि जो भी विषय हम पढ़ रहे हैं, मेरा बच्चा बहुत अच्छा उसमें क्या ला रहा है, अंक ला रहा है। निश्चित रूप से मेरी जनपद कार्यकारिणी ने एक सहयोगात्मक रूप में मेरी बात को माना और उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया कि हम भविष्य में निश्चित रूप से हम जो कार्य योजना बनाएंगे वो छात्र के लिए ही बनाएंगे। और मैंने उन्हें बहुत ही विश्वास के साथ कहा है कि आपकी किसी भी बात, कोई भी बात हो, उसके लिए हम हैं और हम हर समय उसके लिए तत्पर रहेंगे। शासन सरकार जहाँ भी जाना होगा हम उसकी बात रखेंगे। तो निश्चित रूप से मैं तो निवेदन कम से कम उन लोगों से जिनका रात दिन काम, जो अनर्गल बयानबाजी जो करते हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है लिखो ना, मैंने आपका अध्यक्ष कहीं पे गलत है, लिखो, तर्क रूप से लिखो उसे कि तुम ऐसा नहीं कर रहे हो। मैं भी लिखता, लेकिन मैं तर्कों के साथ लिखता कि ऐसा नहीं हो रहा है, इसको हो जाना चाहिए। तो आप भी लिखें। माना सरकार के लिए आप केवल अपने हास और प्रयास के लिए, अपने नाम चमकाने के लिए उल जुलूल बयान उस पर दे रहे हैं, सोशल मीडिया में दे रहे हैं या कहीं अन्य जगहों पे दे रहे हैं, तो बहुत गलत बात है। मैं कुछ बातें बता दूं, मैं अभी बताऊं, कल व्हाट्सएप में एक इतना गंदा मैसेज एक हमारे शिक्षक ने किया था। निश्चित रूप में क्या पता अगर माननीय मंत्री जी पे चले जाए या किसी और पे चले जाते हैं, अगर व्हाट्सएप में आ जाए तो बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो हमारे शिक्षा मंत्री जी से संबंध रखते होंगे, मुख्यमंत्री जी से रखते होंगे, हमसे रखते होंगे, तो आ ही जाते हैं। यानी जो एक शिक्षक को शोभा नहीं देता है, कम से कम शिक्षा एक समाज का आदर्श माना जाता है। उसकी जो वाणी होती है, उसका जो बोलना होता है, उसे अलग दिखना चाहिए, उसे समाज से अलग दिखना चाहिए। ठीक है, उसका व्यक्तिगत जीवन क्या है उसे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो व्यक्तिगत जीवन भी जब तक वो सेवा काल में कुछ न कुछ माने एक थोड़ा उसका अलग हटकर होता है, तो मेरा तो निवेदन रहेगा कम से कम जो हम व्हाट्सएप में लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं, कब लिख रहे हैं, उसे एक बार जरूर सोचें। अगर इस तरह की कभी जो आप लोग लिख रहे हैं और माना कभी उसके साथ कुछ हो जाता तो हम किस अधिकार से उस शिक्षक को बचाने की बात करेंगे? कर ही नहीं सकते। मैं हमेशा उस अच्छे शिक्षक का साथ दूंगा कि जिसके प्रति अधिकारी अनावश्यक रूप से दबाव डालेंगे, अनावश्यक रूप से प्रताड़ित करेंगे, मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि हमारे अधिकारी कुछ कम नहीं है। कुछ मैं क्या कह सकता हूँ कि उन्हें एक शौक सा होगा कि टीचर को परेशान करना है। आज तक इन्होंने क्या किया मुझे उसे लेना देना नहीं, लेकिन आज अगर इस तरह की कोई हरकतें करेगी तो मैं इन्हें नहीं बख्शूंगा। मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, चाहे कोई भी हो। हाँ ठीक है, सही, मेरा काम पढ़ाना है। मैं सबको मर्यादा में रहना चाहिए, वो शिक्षक हो चाहे, अगर अधिकारियों की बात करें, अगर अधिकारी शिक्षकों से काम लेना चाह रहे हैं, पढ़ाना उनका काम है, अगर वो बेहतर तरीके से पढ़ा रहे हैं तो एक तरफ से उत्साहित शिक्षकों को किया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आप बात करें कि वास्तव में सोशल मीडिया में हमने कई बार देखते हैं कि सीधे शिक्षा मंत्री को टारगेट किया जाता है, और ये पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी जो शिक्षा मंत्री थे उनको लेकर भी खूब जो है वो टीचर जो थे वो सीधे तौर से कमेंट करते थे या सोशल मीडिया में लिखते थे। मतलब आपका सीधे तौर से कहना है कि बच्चों की पढ़ाई पर सभी शिक्षकों को ध्यान देना चाहिए, ना कि आप मंत्री पर कमेंट करें या मंत्री के खिलाफ कुछ सोशल मीडिया में लिखें। कोई अगर किसी तरीके की शिक्षकों की मांग है तो आपके माध्यम से होकर शिक्षा मंत्री तक जाएगी तो उनका समाधान। निश्चित रूप से मेरा तो फिर निवेदन रहेगा अपने शिक्षक समाज से कि अगर आपकी बात नहीं मानी जा रही तो उसके लिए हम है। अगर मैं कहीं नाकाम हूं, मेरी प्रांतीय कार्यकारिणी नाकाम है, मेरी मंडल कार्यकारिणी नाकाम है, जनपद मार्ग कार्यकारिणी नाकाम है, चलो तब तो ठीक है, आपका कमेंट करना सही, लेकिन कमेंट की भी एक परिधि है, उसकी सीमाएं हैं। क्योंकि आपको जो समाज आपका मूल्यांकन अलग ढंग से करता है, और कम से कम समाज को भी, मैं तो आज सबसे मैं समाज से कह रहा हूँ। मैं कल एक घटना देख रहा था जौनपुर में कि वहाँ पे हमारे कुछ बहुत ही शिक्षक साथी हैं जो बहुत ही सामाजिक सरोकारों से काम रखते हैं, और एक मासे ने उनके लिए कंप्लेन कर रहे कि उसको इस शराब का ठेकेदार है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। तो समाज के ऐसे लोगों को भी इनका विरोध किया जाना चाहिए। मेरे अधिकारियों से भी अपील है कि मैं आज देख रहा हूँ, आज हम पे बहुत अच्छी टीम है, मंडलों से लेके वो तक, जो कि बहुत ही सकारात्मक शिक्षकों के प्रति हैं। मैंने पहली बार देख रहा हूँ ऐसा। लेकिन इन्हें होते ही हैं, कुछ हमारे यहाँ हैं, कुछ अधिकारी वर्ग में हो गए जिन्हें शौक सा होता है सुर्खियों में रहने का। तो मेरा उनसे निवेदन हो, चाहे अधिकारी वर्ग हो चाहे मेरे शिक्षक हो, कि सुर्खियों में रहने के लिए
शिक्षा विभाग को बदनाम न करें। ये हमारा परिवार है और इस परिवार की जो मान मर्यादा है उसको रखने के लिए चाहे मेरे शिक्षक साथी हों, चाहे मेरे जो अन्य जो मेरे अधिकारी वर्ग हैं, उन सब की नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है। और परिवार सुरक्षित तभी है जब उसका हर सदस्य उसकी नैतिकता को समझता है और उसकी जिम्मेदारी समझता है, तभी हमारा हित सुरक्षित है। काम होंगे, निश्चित रूप से काम अपने आप होंगे, उसके लिए आपके प्रांतीय कार्यकारिणी संगठन भी तभी मजबूत होता है और जब एकजुट हो तो तभी जो है वो कुछ भी मांगे अपनी मनवाने के लिए जो है वो सरकार पर दबाव बना सकते हैं, सरकार उनकी मांगे मानता है अगर शिक्षक संगठन अगर मजबूत होता है। ये कुछ इशारा जो है वो राज्य के शिक्षक संगठन के अध्यक्ष राम सिंह चौहान कर रहे। साथ ही उनका साफ तौर से कहना है कि शिक्षकों को मांगों को लेकर जहां वो गंभीर है और 2 साल का अंतराल जो उनका कार्यकाल रहेगा उसमें सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन यहाँ पर शिक्षकों को दे रहे हैं। लेकिन साथ ही शिक्षकों की जो जिम्मेदारी है, जिस चीज के लिए शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, पढ़ाई, वो छात्रों की बेहतर तरीके से पढ़ाई कराएं, ये भी वो अपील कर रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिरकार जो नई कार्यकारिणी राज्य के शिक्षक संगठन की है और जो मांगों का बड़ा एक चिट्ठा जो है वो सरकार के सामने जो है वो शिक्षक संगठन ने रख दिया है, किस तरीके से अब आदेश पर आदेश होते हैं, ये भी देखना होगा कि कितने अंतराल में शिक्षकों की मांगे धीरे धीरे पूरी होती हैं। तो कुल मिलाकर अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो मेरा YouTube चैनल है उसे जरूर सब्सक्राइब करें।